ठीक है, आज की क्लास में सबसे पहला पॉइंट एम्पेयर सर्किटल लॉ को मैं, ठीक है, कंप्लीटली तो नहीं, जिस तरह से गॉसेस लॉ को तो मैंने कंप्लीटली प्रूव किया था, हर तरह के केसेस में जस्टिफाई किया था कि गॉसेस लॉ वैलिड होगा। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसा भी ले लें, अगर हमने क्लोज्ड सरफेस लिया है तो क्लोज्ड सरफेस के अक्रॉस फ्लक्स हमेशा इनक्लोज्ड चार्ज पर डिपेंड करेगा। लेटर से हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी एम्पेयर सर्किटल लॉ प्रूव करना चाहते हैं कि एम्पेयर सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट तो सिंपल सा यही है कि मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल किसी भी शेप की लूप के लिए हमेशा म्यू नॉट टाइम्स उस लूप के अंदर इनक्लोज्ड करंट के इक्वल होगा। ठीक है, एम्पेयर्स लॉ का स्टेटमेंट है, इसको हम प्रूव करना चाहते हैं यूजिंग बियो सवाल। ठीक है, मतलब हमारे पास एक ही लॉ है, बियो सवाल लॉ, और हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि अगर बियो सवाल लॉ ट्रू होगा तो एम्पेयर सर्किटल लॉ भी हमेशा ट्रू होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में अगर तुम्हें याद है गॉसेस लॉ का प्रूफ, तो हम बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहले ना मैं सिंपलेस्ट केस के लिए सबसे पहला ना बिल्कुल एक सिंपलेस्ट, वहां पे पॉइंट चार्ज था और यहाँ पे पॉइंट चार्ज जैसा रोल इनफाइनाइट करेंट कैरिंग वायर करेगी। ठीक है, तो इनफाइनाइट करेंट कैरिंग वायर के लिए मान लो यहाँ पर एक एक इनफाइनाइट करेंट कैरिंग वायर है, और let us say that infinite current carrying wire is outside the plane of board like this। ठीक है, ये इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, और एक इसके अराउंड हम एम्पेयर सर्किटल लॉ कहता है कि क्लोज लूप लो और क्लोज लूप के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करो, वो हमेशा म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज के इक्वल होगा। तो हम पहले प्रूव कर रहे हैं सिंगल इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर के लिए कि इसके अराउंड हम किसी भी शेप की लूप लेंगे तो एम्पेयर सर्किटल लॉ होल्ड करेगा। लेकिन स्टार्टिंग में हम बिल्कुल एक स्पेशल लूप लेते हैं, और स्पेशल लूप कैसा है, वो बिल्कुल इस करंट कैरिंग वायर के अराउंड सर्कुलर नेचर का है, विद इट्स सेंटर लाइंग ऑन द करंट कैरिंग लूप। ठीक है, ये इमेजिनरी लूप है, वो लूप यहाँ पे एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इमेजिनरी लूप है। ठीक है, ठीक है, अब इस लूप के अराउंड हमें मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, वेरीफाई करना है कि वो लाइन इंटीग्रल म्यू नॉट करंट एनक्लोज के इक्वल होता है या नहीं। ठीक है, तो ट्राई करते हैं। ये करंट एनक्लोज आई नॉट है, तो क्या करना पड़ेगा, अ, इस लूप के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल, तो कहीं से भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड किया। ठीक है, अभी हम लोगों ने कुछ आगे नहीं किया है, अभी सिर्फ मैं कह रहा था कि जिस तरह से गॉसेस लॉ को हमने प्रूव किया था, उसी तरह से एम्पेयर सर्किटल लॉ को प्रूव करना चाहते हैं। जैसे ही मैंने पहली बार ये एम्पेयर सर्किटल लॉ लिखा तो तुम लोग पूछोगे कि ये कहाँ से आया, कैसे हम लिख सकते हैं, हमेशा लाइन इंटीग्रल की वैल्यू म्यू नॉट आई इनटू इक्वल कैसे होगी। तो मेरा आंसर होगा बियोट सवाल लॉ। बियोट सवाल लॉ ये अश्योर करता है कि लूप कैसा भी हो, लाइन इंटीग्रल म्यू नॉट आई इनक्लोज की इक्वल हो। अगर बियो सवाल लॉ ट्रू है तो एम्पेयर सर्किटल लॉ भी हमेशा होल्ड करेगा। और मैक्सवेल इक्वेशन में तो मैंने यहाँ इसके आगे भी बताया कि अगर ये लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल को कंबाइन कर दें तो ये कंप्लीट मैग्नेटोस्टैटिक्स है। इसको यूज करके सारे मैग्नेटिक फिनोमेना हम सिर्फ इन्हीं इक्वेशन से प्रूव कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। बियो सवाल लॉ की जरूरत नहीं, मतलब बियो सवाल लॉ ये दोनों इक्विवेलेंट है, चाहे बियो सवाल लॉ यूज करो या मैग्नेटोस्टैटिक्स के मैक्सवेल की फाइनल टू इक्वेशंस। ओके, लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें पता है, डायरेक्शन पता है, तो लाइन इंटीग्रल की वैल्यू होगी, लाइन इंटीग्रल की वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, हम चेक करना चाहते हैं कि लाइन इंटीग्रल म्यू नॉट आई इनक्लोज इक्वल है या नहीं।
ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, क्योंकि करंट कैरिंग वायर की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड पता है, वो टेंजेंशियल होती है और उसका मैग्नीट्यूड भी पता है। ठीक है, तो टेंजेंशियल होती है तो डॉट प्रोडक्ट हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाएगा। और अब इनके मैग्नीट्यूड्स होंगे कितने कितने, मैग्नीट्यूड्स कितने कितने हैं, तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू आती है म्यू नॉट आई, ठीक है, अपॉन 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई डी आर की वैल्यू, सॉरी डी एल की वैल्यू कितनी होगी, डी एल की वैल्यू कितनी होगी, तो ये डी एल एक काम करते हैं कि ऐसे बहुत सारा मतलब बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे हम इसको लेटेस्ट से ये जो एंगल है ना ये डी डी थीटा है, ठीक है। तो डी एल की वैल्यू हम लिखेंगे आर डी थीटा, ठीक है। आर कैंसिल हो जाएगा और बाहर म्यू नॉट आई इंक्लूज आएगा अपॉन 2 पाई और इंटीग्रल डी डी थीटा, और ये कैंसिल होकर के म्यू नॉट आई इंक्लूज के इक्वल आ जाए। तुम बोलोगे कि ठीक है, एम्पेयर सर्किटल लॉ को हमने वेरीफाई किया, ये नहीं बोलेंगे कि प्रूव किया है, हमने एक स्पेशल लूप लिया था और स्पेशल लूप के लिए वेरीफाई किया है कि एम्पेयर सर्किटल लॉ होल्ड कर रहा है, लाइन इंटीग्रल की वैल्यू म्यू नॉट करंट इंक्लूज की इक्वल आ रही है, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर अगर एम्पेयर सर्किटल लॉ इस स्पेशल सिमेट्रिकल लूप के लिए होल्ड करेगा, किसी भी लूप के लिए होल्ड करेगा, कैसे होल्ड करेगा, तो मैं कह रहा हूँ अगर हम इसकी जगह कोई और लूप कंसीडर कर रहे होते लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करने के लिए, लेट अस से कुछ इस तरह का लूप है, मान लो कोई भी इस तरह का ना, ऐसे करके कोई भी किसी भी इरेगुलर शेप का लूप, ऐसा लूप है, ठीक, करंट कैरिंग वायर वैसे ही है, लेकिन हम अब किसी जनरल लूप के लिए वेरीफाई करना चाहते हैं कि क्या किसी भी जनरल लूप के लिए ये लाइन इंटीग्रल अभी भी म्यू नॉट करंट इंक्लूज इक्वल होगा या नहीं। तो उसका एक्सप्लेनेशन है, जब हम एलिमेंट बाय एलिमेंट एलिमेंट बाय एलिमेंट दूसरे वाले लूप को भी डिवाइड करेंगे ना, ठीक है, दूसरे वाले लूप को भी डिवाइड करेंगे, तो मैं कह रहा हूँ कि अब यहाँ पे अगर लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करते टाइम में मैग्नेटिक फील्ड और डीएल, ठीक है, डीएल तो एक्चुअली कुछ ऐसे है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे ना तो ये वाली लेंथ आएगी, ठीक है। तो तुम देख सकते हो कि ये वाली जो मतलब लार्जर लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड और डीएल का प्रोडक्ट होगा, ये उतना ही होगा जितना कि स्मॉलर लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड और डीएल का प्रोडक्ट होगा। कैसे? क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हमेशा आर होती है इनफाइनाइट वायर के लिए, और जो डीएल है वो जो डीएल है, डीएल परपेंडिकुलर, ये हमेशा प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर डी थीटा के, आर डी थीटा के। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे ना बी डी एल को, हर एलिमेंट के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, सारे एलिमेंट के लिए जब हम ऐड कर देंगे तो ऐड करने के बाद बी डॉट डी एल की जो वैल्यू होगी वो डी थीटा मतलब ये टोटल एंगल के अकॉर्डिंग आएगी, जो कि ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ द लूप होगा, ठीक है। तो लूप कोई भी लेंगे बी डॉट डी एल की वैल्यू सेम आएगी, बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैंने पहले तुम्हें गॉसेस लॉ में समझाया था कि एक बिल्कुल सिमेट्रिकल स्फीयर लिया, ठीक है, और इसमें से एक ऐसा छोटा सा पैच लिया, ठीक है। अब इसके अलावा किसी भी जनरल शेप का भी अगर हम सरफेस लेते हैं ना, इस पैच की तुम यहाँ पे एक्सपैंड कर ऐसे करके, ठीक है। ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये यहाँ पे जो फील्ड होगी वो 1/r² के प्रोपोर्शनल होगा, और ये जो एरिया होगा वो r² के प्रोपोर्शनल होगा, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो r के इंडिपेंडेंट होगा, यानी कि लू यानी कि यानी कि सरफेस के इंडिपेंडेंट होगा। तो कोई भी सरफेस लेंगे गॉसेस लॉ होल्ड करेगा, बिल्कुल उसी तरह से कोई भी लूप लेंगे एम्पेयर सर्किटल लॉ होल्ड करेगा। हर लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड और डीएल की ये प्रोडक्ट की वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ द लूप हो जाएगी। हाँ, अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि ये तो हमने एक करंट कैरिंग वायर के लिए किया, लेकिन ऑब्वियसली अगर इसकी जगह दूसरा करंट कैरिंग वायर, हमने ये तो प्रूव कर दिया ना
हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर एक करंट कैरिंग वायर है तो लूप कैसा भी हो, लाइन इंटीग्रल की वैल्यू म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज की इक्वल होगी। अब तुम कह रहे हो दो लूप के लिए क्या होगा, दो लूप के लिए क्या होगा, तो दो लूप के लिए भी हम 100% प्रूव कर सकते हैं कि इस, क्योंकि हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी ना वो पहले वाले की वजह से और दूसरे वाले की वजह से B1 प्लस, हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है ना वो B1 प्लस B2 के इक्वल होगी। तो इंटीग्रल अगर हम करेंगे, ठीक है, वीडियल अगर इंडिविजुअली इन दोनों के लिए ट्रू है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू इन नेट मैग्नेटिक फील्ड के लाइन इंटीग्रल की वैल्यू अगर इंडिविजुअली इनके इंडिविजुअल करेंट्स के अकॉर्डिंग आती है तो हम इसकी वैल्यू तो डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, इसको हम B1 प्लस B2 लिखेंगे और हमें पता है इंटीग्रल B1 DL हमें 100% पता है, इसके लिए वो म्यू नॉट I1 की इक्वल होगी। इंटीग्रल B2 DL हमें पता है वो म्यू नॉट I2 की इक्वल होगी, तो ये I1 प्लस I2 के इक्वल होगी। तो ये 100% प्रूव कर सकते हैं। लेकिन फिर यहाँ पे तुम मुझसे क्वेश्चन करोगे, ठीक है मान लिया करंट कैरिंग वायर्स है, एक से ज्यादा भी आ गए तो ये एम्पेयर सर्किट लॉ होल्ड करेगा, ठीक है। और जब बाहर होगा तो क्या होगा, ये तो अंदर था, बाहर के लिए क्या होगा, अगर बाहर है तो कोई बता सकता है, अगर हमारा लूप ऐसे है बाहर है तो क्या होगा, बताओ। अरे अब तो थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो। अरे ऑब्वियस है कि सॉरी, कैसा भी लूप हो ना बाहर, एक साइड यहाँ से यहाँ तक इन सब, मतलब ये ऊपर वाला जो लाइन है ना, ऊपर वाली जो लाइन है, इसके लिए बीच में कोई मैं पार्ट ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे डीएल कुछ इधर है, यहाँ पे डीएल कुछ इधर है। इस पार्ट के लिए जितना पॉजिटिव डीएल होगा बी डीएल, और उतना ही इस पार्ट के लिए नेगेटिव बी डॉट डीएल होगा। तो ओवरऑल लूप के लिए हमेशा कैंसिल होके नेट लाइन इंटीग्रल की वैल्यू 0 ही आएगी। नॉन जीरो तब आएगी जब ये करंट अंदर इनक्लोज हो पाएगा, ठीक है। तो हम कोई भी लूप इमेजिन करते हैं और उस लूप के लिए लाइन इंटीग्रल की वैल्यू, नेट मैग्नेटिक फील्ड के लाइन इंटीग्रल की वैल्यू म्यू नॉट टाइम्स चार्ज इनक्लोज के इक्वल आएगा। जितने करेंट्स इनक्लोज हो गए लूप के अंदर वो म्यू नॉट वो एक्सप्रेशन में काउंट होंगे, जो एक्सक्लूड हो गए वो काउंट, जो लूप के बाहर रह गए उसकी वजह से लाइन इंटीग्रल हमेशा 0 ही होगी, ठीक है। ये सब पॉइंट्स क्लियर है ना। हाँ, अब इसके बाद तुम और ये भी कह सकते हो, अभी भी हमने 100% एम्पेयर सर्किटल लॉ को प्रूव नहीं किया, हमने सिर्फ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए किया है। तो क्वेश्चन है कि अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर नहीं होगा, ठीक है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल हमेशा 0 होगा, ठीक है। तो उस पार्ट को हम, ठीक है, अभी यहाँ पे इस तरह से नहीं जस्टिफाई कर सकते, उसके लिए थोड़ा और मैथमेटिकल डिटेल्स में जाना पड़ेगा, लेकिन उसकी हमें जरूरत नहीं है। बस तुम्हें मैं थोड़ा सा हिंट देना चाहता था कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में ई डी ए इंडिपेंडेंट ऑफ द सरफेस, मैग्नेटिक फील्ड में बी डी एल इंडिपेंडेंट ऑफ द सरफेस होगा, ठीक है। पिछली क्लास में इनफाइनाइट वायर की वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट की थी। अब हमारे पास एक सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर। इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो सॉलिड सिलेंडर है इस तरह से, सॉलिड सिलेंडर कुछ इस तरह से है, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर कुछ इस तरह से है, ठीक है। और ये जो सॉलिड सिलेंडर है ना, मतलब ये, ठीक है, ये सॉलिड सिलेंडर जो है ना इसके अंदर इस तरह से, ठीक है, पूरे वॉल्यूम में करंट यूनिफॉर्मली फ्लो कर रही है। लेट अस से सिलेंडर के अंदर टोटल करंट आई है, ठीक है, लेकिन ये थिन वायर नहीं है। इससे पहले हमने थिन वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट की थी। इसकी कुछ ना कुछ फाइनाइट थिकनेस है, और इस वायर के क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस ये क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया है कि करंट बिल्कुल यूनिफॉर्मली फ्लो कर रही है, मतलब हर पार्ट में यूनिफॉर्मली करंट फ्लो कर रही है,
ठीक है, हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि टोटल करंट कितना होगा। ठीक है, तो ये सिलेंडर कैसे है ये तो तुम लोग समझ पा रहे हो ना। ठीक है, मतलब इसको ऊपर से ऐसे देखोगे ना, इस तरह से ये करंट जो है ना ऐसे बाहर आ रहा है। ठीक है, ये बाहर की तरफ करंट आ रही है और टोटल करंट आई है। कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। इसके सामने किसी भी जनरल पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड, कहीं पर भी यहाँ पर किसी भी जनरल पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, लेटर से ये वाली लाइन जो है ना इसकी एक्सिस है। टॉप व्यू देखते हैं। ठीक है, टॉप व्यू अलग से मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। टॉप व्यू कैसा दिखेगा, कुछ इस तरह का। इसको कहाँ पर ड्रॉ, ये हमारा सॉलिड सिलेंडर है और इस सॉलिड सिलेंडर के अंदर जो करंट है ना, वो करंट को कुछ इस तरह से दिखा रहा हूँ। अगर टॉप व्यू देखेंगे तो करंट जो है ना इस तरह से बाहर की तरफ आ रहा है। ये जो ग्रीन डॉट्स मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इंडिकेट कर रहा है कि क्रॉस सेक्शन के अंदर बिल्कुल यूनिफॉर्मली पूरे वॉल्यूम में करंट एग्जिस्ट कर रहा है और वो करंट एग्जिस्ट कर रही है और वो बाहर की तरफ है। ठीक, यहाँ पे करंट करंट बाहर की तरफ, ठीक है, इस तरह से करंट बाहर आ रही है। ठीक है, ये आई करंट है। ठीक है, आई करंट। अब इसके सामने मतलब इससे लेटेस्ट से किसी भी जनरल आर डिस्टेंस पर, कि आर डिस्टेंस वाला कोई पॉइंट है, ये वाली डिस्टेंस हमें बता दी गई, ये डिस्टेंस आर है और इस आर डिस्टेंस वाले पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है डायरेक्टली। यहाँ से आर डिस्टेंस पर अगर ये पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम सोचेंगे कि हमारे पास बियो सवाल लॉ है, तो हम सोचेंगे अगर इसके सारे करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से ऐड कर दें तो इनफैक्ट ये जो सिलेंड्रिकल वायर है, इसको हम बहुत सारे इनफाइनाइट थिन वायर्स का कॉम्बिनेशन मान सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीका है कि इतने सारे वायर्स हैं, हर एक वायर की वजह से ऐड करके निकालो, यानी इनडायरेक्टली बियो सवाल लॉ से ऐड करके मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो। तो वो तो डिफिकल्ट है, इतना आसान नहीं, कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन उसमें क्योंकि यहाँ पे जो वायर्स की जो सिमेट्री है वो इस तरह की है कि इंटीग्रेशन तुम्हारा आसान नहीं होगा। ठीक है, तो बियो सवाल लॉ तो यहाँ पे अप्लाई करना डिफिकल्ट होगा। तो क्वेश्चन है कि क्या हम एम्पेयर सर्किटल लॉ अप्लाई करके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं। तो करंट कैरिंग वायर को देख करके हम बोलेंगे, क्योंकि ये इनफाइनाइट सिलेंड्रिकल वायर है तो हमारे वायर में सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। सिमेट्री को एक्सप्लॉइट करके मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं क्या, ट्राई करते हैं। एम्पेयर सर्किटल लॉ का फर्स्ट स्टेप क्या है कि एम्पेरियन लूप डिसाइड करिए। पी पॉइंट है, इससे एम्पेरियन लूप ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे एम्पेरियन लूप कैसा होना चाहिए, कैसा हो रहा होगा, एम्पेरियन लूप कैसा होगा। ठीक है, एम्पेरियन लूप कैसा होगा, हाउ वुड द करंट फ्लो इनसाइड द सिलेंडर। तो कैसे फ्लो करेगा, सिलेंडर के बाउंड्री पे तुम कहना चाह रहे हो क्या, अंदर करता ही है सिलेंडर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो तुम एसी के लिए कह रहे हो, हम डीसी की बात कर रहे हैं और डीसी में फ्लो कर सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि यूनिफॉर्मली फ्लो करेगा या नहीं, वो दूसरे इफेक्ट्स हम इग्नोर कर रहे हैं। अभी मैं कह रहा हूँ कि मान लो किसी भी तरह से करंट को यूनिफॉर्मली हम पास करा रहे हैं। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली पास करा रहे हैं तो पी पॉइंट से पास करने वाला एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ करते हैं और वो एम्पीरियन लूप कैसा होगा, बिल्कुल इस तरह से होगा। ठीक है, वो जो इफेक्ट्स है ना, स्किन इफेक्ट वो सब मैं आगे डिस्कस करूंगा। अभी मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसा सिलेंडर है जिसमें कि हमने किसी तरह से मान लो अगर करंट को यूनिफॉर्मली पास करा दिया, अब मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन कैसे होगा।
मैग्नेटिक फील्ड कुछ इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा वो कैलकुलेट करना चाहते हैं। सबसे पहला स्टेप था एम्पेरियन लूप, और सिमेट्री से बोल सकते हैं कि यहाँ पर भी जो पी पॉइंट से पास करने वाला एम्पेरियन लूप होगा बिल्कुल सर्कुलर नेचर का होगा, जिसका सेंटर सिलेंडर की एक्सिस पर लाई करेगा, ये सिलेंडर की एक्सिस पर लाई करेगा। ठीक है, तो एम्पेरियन लूप यहाँ पर कैसा दिखेगा, एम्पेरियन लूप कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है, ये हमारा एम्पेरियन लूप है। लेकिन लूप के साथ साथ हमें सेंस भी बताना पड़ेगा कि लूप का सेंस किधर है। ठीक है, ठीक है, एम्पेरियन लूप का सेंस किधर है। तो एम्पेरियन लूप का जो सेंस है वो लेटर से किधर की तरफ है, किधर भी मान लो, नीचे भी मानेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा। ये एम्पेरियन लूप का सेंस डिसाइड कर लिया, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। हाँ, सेंस किधर भी मानोगे सेम रिजल्ट आएगा। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप ये है कि हम एम्पेयर सर्किटल लॉ अप्लाई करके लाइन इंटीग्रल की वैल्यू लिखेंगे अपने एम्पेरियल लूप के अराउंड। तो एम्पेयर सर्किटल लॉ कहता है कि लाइन इंटीग्रल की जो वैल्यू होती है किसी भी लूप के अराउंड, वो म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज की इक्वल होती है। अब तुम देख सकते हो हमारा जो लूप है उसके साथ जो सरफेस है उस सरफेस के अक्रॉस कंप्लीट आई करंट पास हो रही है। तो करंट एनक्लोज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई, जो कि गिवन करंट है। ये तो सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया एम्पेयर्स लॉ के अकॉर्डिंग, वही गॉसेस लॉ वाले स्टेप्स हैं। एम्पेयर्स लॉ के अकॉर्डिंग लाइन इंटीग्रल की वैल्यू लिख ली। अब डेफिनेशन यूज करके हम लाइन इंटीग्रल की वैल्यू लिखना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं, सॉरी ये क्या हो गया, डेफिनेशन यूज करके लाइन इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो डेफिनेशन यूज करके हम लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करने जाएंगे। ये तो सबसे पहले हमें हर एक एलिमेंट के हर एक एलिमेंट के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड और ये हमारा, ठीक है, सिलेंडर है। ठीक है, और ये मान लो इससे बाहर की तरफ करंट आ रहा है ऐसे करके, आई करंट बाहर, इसके सामने ये पी पॉइंट है। तो एम्पेयर सर्किटल लॉ को यूज करके हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं बता सकते हैं, तो वो डायरेक्शन के लिए हमें सिमेट्री यूज करनी पड़ेगी। हम बोलेंगे बिल्कुल सिलिंड्रिकल वायर है, सिलेंडर के सामने जो पॉइंट है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन या तो रेडियल हो सकती है, टैंजेंशियल हो सकती है, और किसी डायरेक्शन में नहीं हो सकती है सिमेट्री के अकॉर्डिंग। तो रेडियल इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि वो तो कंजर्वेटिव फील्ड होती, तो यहाँ पे टैंजेंशियल डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड आएगी, एक रीजन। दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या है, दूसरा एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर हम इस तरह से, ठीक, इसको दो हेमिस्फेयर्स में डिवाइड करें, तो कोई भी करंट कैरिंग वायर, क्योंकि ये जो सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर है ये बहुत सारी थिन वायर्स का बना हुआ माना जा सकता है, तो कोई भी वायर जो ऊपर है वैसे ही वायर वायर नीचे है। तो पहली वायर की वजह से जितनी भी जितना भी राइट में मैग्नेटिक फील्ड होगी, दूसरी वायर की वजह से उतनी ही लेफ्ट मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो इन दोनों की वजह से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो बिल्कुल बिल्कुल इस सिलेंडर के टैंजेंशियल डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है कि टैंजेंशियल डायरेक्शन में आनी है, मैग्नीट्यूड कितना है वो कैलकुलेट करना है। तो लेट अस से हम इसको बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। डेफिनेशन का मतलब है छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड किया, और हर एक एलिमेंट के लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखा। ठीक है, ये डीएल हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखा और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर देखा, ऐड किया सारे एलिमेंट्स के लिए। और ये क्या होगा, ऐड किया तो ये लाइन इंटीग्रल की वैल्यू होगी यूजिंग डेफिनेशन। तो क्या करेंगे इसको, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो पहले हम इनका जो डॉट प्रोडक्ट है ना, इसको मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट के इक्वल लिखेंगे, और मैग्नीट्यूड्स की वैल्यू कितनी कितनी लिखेंगे। तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमें बी की वैल्यू तो पता नहीं है, ठीक है, और डीएल की वैल्यू भी सॉरी मैग्नीट्यूड के इक्वल लिखें। फिर आगे हम मैग्नीट्यूड हमें कितना पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि हर एक एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा। क्यों, क्योंकि ये जो एम्पेरियन लूप है ना, एम्पेरियन लूप का हर एक पॉइंट चाहे कहीं पर भी हो करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक ही जैसा है।
ये वाला पॉइंट, मैग्नीट्यूड वाइज, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इन सारे पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अलग अलग नहीं हो सकता सिमेट्री से, ठीक है। अगर अलग अलग नहीं हो सकता तो मैग्नेटिक फील्ड को हम बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रल अपीयर होगा डीएल पर, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू होगी बी टाइम्स 2 डीएल इंटीग्रल का मतलब है बी टाइम्स 2 पाई आर, और ये वैल्यू इक्वल होगी किसके, what we found using एम्पेयर सर्किट लॉ। तो लाइन इंटीग्रल की वैल्यू हमें आ रही है, लाइन इंटीग्रल की वैल्यू आ रही है, तो ये बहुत ही बोरिंग काम है मेरे लिए, क्योंकि तुम अगर पहली बार देख रहे हो तो शायद तुम्हें कुछ इसमें इंटरेस्ट आए, लेकिन पता नहीं। ठीक है, तो तुम्हें पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो नॉट सरप्राइजिंगली उतनी आती है जितनी की इसके लिए थिन वायर के लिए आती है। और ये तुम गेस कर सकते थे, जो थिन वायर है ना, थिन वायर कुछ इस तरह का है, इसके लिए हमने कैलकुलेट किया था मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ऐसे टेंजेंशियल डायरेक्शन में, और ये वैल्यू आ रही है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, सिलेंडर है, सिलेंडर के लिए तुम कैलकुलेट कर दो, तो अल्टीमेटली ये जो थिन वायर है ना, वो भी बहुत ही स्मॉल, इसका डायमीटर कम हो गया होगा, लेकिन अल्टीमेटली ये भी एक सिलेंड्रिकल वायर ही है। थिन वायर के लिए अगर बाहर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर है, तो 100% इस सिलेंडर के लिए भी बाहर किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर के इक्वल होनी चाहिए। लेकिन इसमें आई तो टोटल करंट है सिलेंडर से, लेकिन आर क्या है, आर इसके एक्सिस से डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस है। ठीक है, अगर सॉलिड सिलेंडर के लिए म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर रिजल्ट नहीं आता, तो सॉलिड सिलेंडर का रिजल्ट कुछ और होता है, तो हम बोलते हैं कि सिलेंडर की थिकनेस को हम कम करते जाते हैं, तो हम बोलते हैं कि सॉलिड बहुत कम कर देने के बाद सॉलिड सिलेंडर भी थिन वायर जैसा दिखेगा, तो उसका जो रिजल्ट है वो वैसा ही होना चाहिए जैसे थिन वायर का है। ठीक है, वो तभी पॉसिबल है जब जब सॉलिड सिलेंडर के लिए भी बाहर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट आइडेंटिकल हो। बाहर तो सेम है, लेकिन क्वेश्चन है कि अब वायर के अंदर क्या होगा। थिन वायर है तो अंदर हम नहीं जाते, हम बोलते हैं वो बहुत ही थिन है, ठीक है। लेकिन अगर कोई थिक वायर है तो उसके अंदर किसी पॉइंट पर, मतलब यहाँ पर इन पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी या नहीं होगी, होगी तो किधर होगी। ठीक है, ये जो सिलेंडर है ना वो वैसी फील्ड लाइंस बनाएगा जैसा कि वायर बना रहा था। ठीक है, हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सरफेस से वैसे ही वैरी करेगी जैसे कि वायर के लिए वैरी कर रही थी। तो हम सिलेंडर के अंदर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, और मैं उसमें बिना ज़्यादा टाइम स्पेंड किए हुए मैं डायरेक्टली यहाँ पर फिगर बना रहा हूँ। मैं सिर्फ क्रॉस सेक्शन बना रहा हूँ, ठीक है, वो कंप्लीट फिगर नहीं बना रहा। और यहाँ पे ना, और बहुत, ठीक है, दूर दूर ऐसे बना दे रहा हूँ ताकि फिगर थोड़ा, पूरे वॉल्यूम में ये जो करंट है ना, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इसके अंदर किसी पॉइंट पर, यहाँ पर ये इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ठीक है, पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। क्या करना चाहिए, सबसे पहला स्टेप एम्पेरियन लूप डिसाइड करना चाहिए। एम्पेरियन लूप कैसा होगा बताओ, एम्पेरियन लूप कैसा होगा। उस सिमेट्री से तुम बोल सकते हो कि वो बिल्कुल कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप होगा। पहला स्टेप कंप्लीट, ये ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है तुम लोग समझ सकते हो। और कोई भी लूप लोगे वो सॉलिड सिलेंडर की सिमेट्री के साथ नहीं नहीं एडजस्ट करेगा। ठीक है, अब इस लूप के अराउंड एम्पेयर्स लूप, एम्पेरियन एम्पेयर सर्किट लॉ अप्लाई करके लाइन इंटीग्रल की वैल्यू लिखते हैं। कितनी वैल्यू होनी चाहिए, म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज, और इस बार आई इनक्लोज की वैल्यू आई के इक्वल नहीं होगी, क्योंकि आई तो टोटल करंट है, तो करंट इनक्लोज की वैल्यू कितनी होगी। तो ये टोटल रेडियस लेटर से कैपिटल आर है, और जो पॉइंट है वो सेंटर से
एक्सिस से स्मॉल आर डिस्टेंस पर है, तो करंट एनक्लोज कितना होगा, वो हम लिखेंगे म्यू नॉट टाइम्स, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो करंट पर यूनिट एरिया निकाल लेते हैं और देख लेते हैं कि इस पार्ट में कितना करंट आएगा। ठीक, वो तो करंट एनक्लोज की वैल्यू कितनी लिखेंगे, पहले हम करंट पर यूनिट एरिया निकाल लेते हैं अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और ये अंदर वाले पार्ट का एरिया ले लेते हैं। ठीक है, अंदर वाले पार्ट का एरिया होगा स्मॉल ये पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो लाइन इंटीग्रल की वैल्यू आ रही है एम्पेयर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग म्यू नॉट आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, तुम्हारा आंसर सही है फकीर। अब उसके बाद इसी लूप के अराउंड डेफिनेशन यूज करके मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं, तो वो हालांकि मुझे इस बार फिर से नहीं करना चाहिए, सारी चीजें सेम होंगी। डीएल की वैल्यू इधर, और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो सिमेट्री से बोल सकते हैं इधर ही, पी पॉइंट पर और क्या डायरेक्शन हो सकती है, रेडियल तो होती तो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग होती। ठीक है, उसके लिए तो लाइन इंटीग्रल 0 ही आ जाता। ठीक है, और वो म्यू नॉट आई की इक्वल कैसे होती, तो टेंजेंशियल ही होगी, और टेंजेंशियल होगी तो फिर से डेफिनेशन यूज करके हम लाइन इंटीग्रल की वैल्यू अगर हम लिखते हैं। ठीक है, तो पहले स्टेप में हम बोलेंगे ये जो लाइन ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये दोनों के मैग्नीट्यूड्स के इक्वल हो जाएगा, और दूसरे स्टेप में बोलेंगे मैग्नीट्यूड बाहर आएगा, मैग्नेटिक फील्ड हर जगह सेम है तो इंटीग्रल के बाहर, और इंटीग्रल डीएल की वैल्यू 2 पाई आर के इक्वल होगी, और ये इक्वल होनी चाहिए जितनी कि हमने कैसे कैलकुलेट किए, एम्पेयर सर्किटल लॉ को यूज करके कैलकुलेट किया है। तो ये है बी टाइम्स 2 पाई आर इक्वल्स म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट आई आर, क्योंकि एक आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अपॉन, ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल आर। ये मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन तुम देख सकते हो कि अंदर के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो ओवरऑल जो मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन आ रहा है कैसा आ रहा है, अगर मैं सॉलिड सिलेंडर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन ड्रॉ करूं, ये हमारा सॉलिड सिलेंडर है। ठीक है, ये दोनों रिजल्ट्स मैं यहाँ पे कंप्लीट कर देता हूँ। हॉलो सिलेंडर के लिए तुम लोग खुद से ट्राई करना। ठीक है, 2 स्टेप यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। हॉलो सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी गेस कर सकते हो आप, इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम देना चाहिए मैं मानता हूँ, लेकिन ज्यादा टाइम क्यों नहीं दे रहा हूँ, पता है क्योंकि तुम लोग अच्छे स्टूडेंट हो, ज्यादा टाइम क्यों देना चाहिए इसमें, टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा। कैपिटल आर, ठीक है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन वैसे ही होगा जैसे कि थिन वायर के लिए होता है ऐसा, और अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो ओवरऑल जो वेरिएशन है ना, से एक्सिस से सरफेस तक यहाँ तक, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है ना यहाँ पर इसकी जो डेंसिटी है ना यहाँ पे बढ़ते जाएगी, पहले लीनियरली बढ़ेगी, ठीक है, और बाद में फिर इसकी ऐसे ऐसे डेंसिटी डिक्रीज होते जाएगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में तो अंदर जो है ना मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और बाद में जो मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन है वो 1/r से ऐसे वैरी करेगा। ठीक है, तो बाहर तो तुम्हें पता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अंदर का एक्सप्रेशन लिखना आसान है, म्यू नॉट आई तो ऊपर हो गई डायमेंशन की वजह से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की वजह से स्मॉल आर ऊपर रहेगा। अब तुम सोचोगे सरफेस पर, मतलब जैसे कैपिटल आर मतलब सरफेस पर आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कैपिटल आर होनी चाहिए, तो वो तभी होगी जब हम नीचे 2 पाई आर स्क्वायर रखेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हॉलो सिलेंडर के लिए भी करोगे ना यही काम,
तो बाहर तो चाहे सॉलिड के लिए करे क्या हॉलो के लिए क्या म्यू नॉट करंट एनक्लोज सेम होगा, बी 2 पाई आर लाइन इंटीग्रल की वैल्यू सेम होगी, तो बाहर के लिए रिजल्ट सेम आए। ठीक है, लॉजिक से भी कह सकते हैं। लेकिन अंदर जैसे ही एम्पेरियन लूप एम्पेरियन लूप तुम सेलेक्ट करोगे ना, तो इस पे डेफिनेशन यूज करके तो बी इंटू 2 पाई आर लिखोगे, लेकिन म्यू नॉट टाइम्स इसमें क्योंकि करंट एनक्लोज 0 होगा, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। हॉलो सिलेंडर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का जो वेरिएशन है वो कुछ ऐसा होगा। हॉलो सिलेंडर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन कुछ ऐसा होगा कि सरफेस के जस्ट बाहर म्यू नॉट आई बाई 2 कैपिटल आर, ठीक है, और सरफेस के जस्ट अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बिल्कुल 0 होगी। ठीक है, ओके। ये जो सिलेंडर है ना, इसके लिए तुम लोग ट्राई कर लेना, इससे और भी क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब ये सिलेंडर वाले टाइप्स है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तुम्हें एक सॉलिड हुआ, हॉल हुआ, मान लो ऐसा ऐसा क्वेश्चन, कोएक्सियल केबल लिया गया। सर हाँ सर जो ये हॉलो सिलेंडर है ना हाँ, सर, उसमें और इसमें करंट अलग अलग होगा ना? नहीं 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 नहीं, देखो टोटल करंट दोनों में सेम है। ठीक, इसमें आई करंट पास करे पूरे वॉल्यूम से, और वही करंट जो है ना, ये जो हॉलो सिलेंडर है ना, वो कुछ इस तरह का है। ठीक, इसको इस तरह से बताता हूँ। और सारा करंट जो है ना, आई करंट, वो सिर्फ सरफेस से पास कर रहा है, यहाँ से। ठीक है, इस तरह से। ठीक, समझ रहे हो? करंट जो है ना, करंट आई है, दोनों में सेम जब करंट है तब के लिए कैलकुलेट करें। और वो सारा करंट सिर्फ सरफेस से पास कर रहा है, क्योंकि बीच में तो हॉलो है। ठीक है, अगर हॉलो हॉलो सिलेंडर से टोटल करंट आई पास कर रहा है, तब मैग्नेटिक फील्ड का जो वेरिएशन हो कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, इसमें जो करंट है उस आई के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ऐसे आएगी। ठीक है, और अगर सेम करंट है दोनों में और रेडियस भी सेम है, तो इनके ग्राफ्स को कंपेयर करके बोल सकते हैं कि सॉलिड सिलेंडर जैसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, वैसे ही हॉलो सिलेंडर भी करेगा। अगर दोनों बिल्कुल इनके डायमेंशंस मतलब इनकी रेडियाई भी सेम है और इनसे करंट भी सेम पास कर रहा है, तब के लिए कह रहा हूँ। बाहर दोनों के लिए बाहर वाला पॉइंट एक ही जैसा है, मतलब बाहर वाले पॉइंट के लिए दोनों वायर्स एक ही जैसे हैं, सेम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, अंदर डिफरेंस आएगा। ठीक, ये तुम लोग ट्राई करना। और इससे इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं कि ये तुम्हारा ऐसे सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, और इसके बाद कुछ इस तरह से, ठीक है, ऐसे इस तरह से दूसरा, अ, इसके बाद मान लो बीच में इंसुलेटिंग गैप होता है, और इसके बाद ऐसे करके हॉलो सिलेंडर है कुछ ऐसा। ठीक है, हॉलो सिलेंडर, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन तुम्हें स्ट्रेट इनफाइनाइट है, मैं थोड़ा कर्व करके बना रहा हूँ, लेकिन अंदर सॉलिड सिलेंडर है, मान लो ए रेडियस का ए है, और इसको ज्यादा जनरलाइज करेंगे तो ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब इसके लिए हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ठीक, इसको तुम लोग ट्राई करना। और इतना ही नहीं, इसमें बोला गया कि जो सॉलिड सिलेंडर है ना, उसमें ऊपर ऐसे करंट जा रहा है, और ये जो इसमें सेम करंट नीचे जा रहा है। ठीक, ये कोएक्सियल केबल है। कोएक्सियल केबल में ऐसा ही होता है, जो तुम्हारी डिश एंटीना में लगता है ना केबल, उसमें ऐसा ही कुछ अरेंजमेंट रहता है। ठीक है, थैंक यू। बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। इसमें से कुछ किसी को अगर पूछना है तो पूछ लो, अभी जो बताया उस उतने में से। ठीक है, थैंक यू।